नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशाही में। आज मैं विक्रम वेताल श्रृंखला की दूसरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। पहली कहानी आप सुन चुके हैं और कहानी के 3 पात्र हैं। एक तांत्रिक है जो शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करता रहता है और उस तांत्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए उसे एक बेताल की जरूरत है जो एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है और उसके मुंह से ताजे खून की बूंदें टपक रही हैं। तीसरा पात्र है राजा विक्रमादित्य, जिससे तांत्रिक कहता है कि बेताल को ले आओ, वह मेरी तंत्र साधना पूरी करेगा। विक्रमादित्य उसे आश्वासन देते हैं कि वह ऐसा ही करेगा और तांत्रिक के बताए पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। बेताल वहां लटका हुआ है। एक बार वह कोशिश कर चुका है, दूसरी बार फिर से पहुंचता है और अब उसने बेताल को पीपल के पेड़ से उतारा। उसके बाद अपने कंधे पर लाद लिया और चुपचाप चल दिया तांत्रिक की ओर। बेताल उसके कंधे पर लटका हुआ है। विक्रमादित्य ने एक हाथ से बेताल को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में नंगी तलवार है। जैसे ही कंधे पर विक्रमादित्य ने उसे बिठाया या लटकाया, वैसे ही बेताल हंस पड़ा। उसने कहा, आपका प्रयास सफल नहीं होगा विक्रम, लेकिन फिर भी प्रयास करके आप देख लें। और चूंकि वह तांत्रिक यहां से काफी दूर है, रास्ता लंबा है, तो समय बिताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और इस कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, जिसका उत्तर यदि आपके मन में आता है तो उत्तर देना आवश्यक हो जाएगा। यदि आप उत्तर नहीं देंगे तो आपका सिर फट जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और यदि उत्तर आपके मन में आता है, आप उत्तर नहीं देते हैं, तब तो यह होगा, अगर उत्तर मन में आ जाता है और आप उत्तर दे देते हैं, तब मैं वापस उसी पीपल के पेड़ पर लटक जाऊंगा, आपके कंधे से उड़कर। विक्रमादित्य कुछ नहीं बोलते हैं और बेताल कहानी सुनाने लगा। कहानी बहुत पहले की है। यमुना के किनारे एक नगर जिसका नाम था धर्मस्थल, उसमें एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम था केशव। केशव के एक पुत्र और एक पुत्री। ब्राह्मण ईश्वर भक्त था और जब बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी की आयु हो गई, तब ब्राह्मण केशव और उसकी पत्नी ने यह निश्चित किया कि अब लड़की के लिए कोई वर ढूंढा जाए और उससे उसकी शादी कर दी जाए। लड़की का नाम था मधुमालती। बात हो गई और तीनों ने अपने मन में बिठा ली। केशव ने, उसकी पत्नी ने और उसके पुत्र ने। उन दोनों ने अपनी बातचीत में बेटे को भी शामिल कर लिया था। कुछ दिन बीत गए। ब्राह्मणी अपने मायके किसी काम से चली गई और पुत्र घूमने के लिए पास के दूसरे नगर में चला गया। ब्राह्मण अकेला था। एक यजमान आया, उसने कहा, हमारे यहाँ कुछ पूजा पाठ है,
आप ही करवा दे तो ठीक रहेगा। केशव गए, उनके यहाँ पूजा पाठ करवाया। उसके बाद यह हुआ, यजमान ने कहा कि आप भोजन कर लें, उसके बाद फिर जाएं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं अकेला हूं, मेरे लिए भी ठीक रहेगा। अब भोजन आ गया, भोजन बना, भोजन आ गया, ब्राह्मण ने भोजन कर लिया। उसके बाद यजमान उसके पास बैठ गया और जैसा होता है कि खाने के बाद थोड़ा सा विश्राम किया जाए, ब्राह्मण विश्राम करने लगा, इधर उधर की बातें होने लगी। उसमें ब्राह्मण ने, केशव ने अपनी चिंता बताई और बताया कि उसे अपनी पुत्री के लिए एक वर की तलाश है। यजमान ने उसे गांव में एक लड़का बताया जो योग्य था। ब्राह्मण ने कहा यदि आप चाहें तो अभी उसके यहां चला जाए, देख लेते हैं, मेरे पास भी समय की कोई कमी नहीं। ब्राह्मण और यजमान दोनों मिलके लड़के के घर गए, बातचीत हुई, लड़का पसंद आया ब्राह्मण को, केशव को, लड़का योग्य था और वह लड़का हर तरीके से केशव को अपनी पुत्री मधुमालती के योग्य लगा। उसके बाद यह हुआ कि कोई तिथि भी देख ली जाए। जब सारी चीजें ठीक ठाक हैं, एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकल आया, एक बहुत अच्छी तिथि थोड़े दिन बाद ही पड़ने वाली थी, वही डिसाइड कर दी गई। इधर ब्राह्मण की पत्नी अपने मायके में थी, उसने भी वहां अपने भाइयों से चर्चा की कि कोई योग्य वर अगर मिल जाए पुत्री के लिए, मधुमालती के लिए, तो उसकी शादी कर दी जाए। उसके भाइयों ने एक लड़का बताया, लड़का देखा गया, वो लड़का उसे पसंद आ गया और फिर तिथि निकाली गई। थोड़े दिन बाद जो तिथि थी वो इतनी अच्छी थी कि यहां भी वही तिथि निकाल ली गई। अब पत्नी ने अपने पति केशव को बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह सरप्राइज देना चाहता था। वह अपने पति को चकित करने वाली थी, एक प्रसन्नता सूचक सरप्राइज या चकित करने का उसका मन था ब्राह्मणी का। ब्राह्मण ने भी अपनी पत्नी को नहीं बताया और उन दिनों कोई ऐसा साधन भी नहीं था। लेकिन हाँ, चूंकि पत्नी लंबे समय के लिए मायके गई थी तो पत्र द्वारा सूचित किया जा सकता था। लेकिन ब्राह्मण के मन में भी वही भाव था जो पत्नी के मन, कि पत्नी जब आएगी और बेटा भी होगा तब सबको सुखद और चकित करने वाली बात मैं बताऊंगा। उधर ब्राह्मण पुत्र नगर में घूम रहा था। नगर में उसके मित्र थे, उन मित्रों से उसने चर्चा की अपनी बहन की शादी के लिए और संयोगवश वहां भी एक ऐसा लड़का मिल गया जो ब्राह्मण के पुत्र को अपनी बहन के लिए सर्वथा उचित लगा। उसने बात की, लड़के के घर वालों ने कहा भी कि माँ बाप को बुला लिया जाए। उसने कहा नहीं, अभी रहने दीजिए, मैं उनको बताऊंगा और मैं इस बात को गुप्त रखना चाहता हूं ताकि मैं उनको चकित कर सकूं, विस्मय में डाल सकूं, एक प्रसन्नतापूर्ण विस्मय। वहां भी तिथि निकाली गई और वही एक अच्छी सी तिथि जो थोड़े दिन बाद पड़ने वाली थी, लगभग 1 महीने बाद, वही वहां भी निर्धारित कर दी गई। एक निश्चित समय बाद तीनों, ब्राह्मण तो घर में ही था, उसकी पत्नी और बेटा घर वापस आए, पत्नी अपने मायके से और ब्राह्मण पुत्र बगल के नगर से घूम घाम के। दोनों लोग शाम के खाने पर इकट्ठे हुए,
खाना बन गया। खाना खाने के बाद ब्राह्मण ने कहा, केशव ने कहा कि एक ऐसी घटना मैं तुम दोनों को बताने जा रहा हूं, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे तुम लोग चकित रह जाओगे, और वह चकित भी, वह विस्मय भी प्रसन्नता देने वाला होगा। पत्नी ने कहा, मेरे पास भी एक खुशखबरी है। पुत्र ने कहा, मेरे पास भी एक खुशखबरी है, लेकिन आप लोगों से पहले मैं उसे सुनाऊंगा। माँ बाप उसकी बात मान गए। पुत्र ने पूरी बात बताई और कहा, मधुमालती के लिए एकदम योग्य वर है, सब कुछ तय हो गया है, बस केवल आप लोगों को विस्मित करने की बात थी, इसलिए यह खुशखबरी मैंने पत्र द्वारा आपको नहीं सूचित की, और तिथि भी निकाल ली गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी, ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों थोड़ा चिंता में पड़ गए। उसके बाद ब्राह्मणी ने अपनी बात पूरी की, लेकिन उसकी उत्सुकता खत्म हो चुकी थी। उसको विस्मित करने की अपने पति को और अपने पुत्र को उसका मन नहीं रह गया था, लेकिन बात थी तो बताना ही था। उसके बाद ब्राह्मण ने बुझे मन से वही वो बात बताई और बताया कि एक योग्य वर मैंने भी देखा है। अब तीनों सोचने लगे कि क्या किया जाए। अब चूंकि बात फाइनल कर दी थी, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा दिया था तीनों ने, पुत्र ने, पत्नी ने और ब्राह्मण ने, इसलिए उन लोगों ने सोचा चलो ठीक है, बारात आने दो, फिर देखा जाएगा। निश्चित तिथि पर बारात आ गई। अब ब्राह्मण ने तीनों लोगों के सामने पूरी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। जो लड़के थे उसमें से एक का नाम था माधव, दूसरे का नाम था वामन और तीसरे का नाम था मधुसूदन। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करते हैं, उनके उस बारात में जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाता है कि माधव, वामन और मधुसूदन कन्या को देख लें, आपकी पुत्री को देख लें। हो सकता है किसी एक को पसंद आए, बाकी दो को ना पसंद आए, तो बात अपने आप ही बन जाएगी। मधुमालती को लाया गया। तीनों लड़के, माधव, वामन और मधुसूदन, और साथ में परिवार के बुजुर्ग लोग। अब मधुमालती हर तरह से योग्य थी, खूबसूरत थी। तीनों लड़कों को वह पसंद आ गई और तीनों ने कहा कि शादी तो हम ही करेंगे। केशव ने कहा कि बेटा आप जाओ अपने कमरे में, अपनी पुत्री से। मधुमालती वहां से चली गई। उसके बाद उसने कहा कि अब बताओ कैसे किया जाए, पुत्री तो मेरी अकेली और वर तीन हैं, तीन ऐसे लड़के हैं, तीन ऐसे युवक हैं जो पति बनने के इच्छुक हैं। अब वे युवक भी चिंता में पड़ गए और उनके माँ बाप और जो बुजुर्ग वहां पे थे सब चिंता में पड़ गए। इधर केशव और उसकी पत्नी तो कुछ ज्यादा ही दुविधा में पड़ गई। अचानक मधुमालती के चीखने की आवाज आई। सब लोग भागे, तीनों युवक भी दौड़े और जिस कमरे में मधुमालती थी उसमें जब पहुंचे तो देखा गया कि एक सांप बड़ी तेजी से कमरे से बाहर जा रहा था और मधुमालती ने बताया कि उसी ने उसे काटा था। मधुमालती कुछ और बोल पाती, इससे पहले ही उसका शरीर नीला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब माधव, वामन और मधुसूदन को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। केशव, उसकी पत्नी
केशव का पुत्र और सारे बाराती शोक में डूब गए। उसके बाद जैसा लोकाचार है, पुत्री का दाह संस्कार किया गया। दूसरे दिन बारात रुकी हुई थी, बारात के लोग भी उसमें शामिल हुए और माधव वामन मधुसूदन का तो कुछ पूछना ही नहीं। वे पूरी तरह से दुख के सागर में डूब चुके थे। जब दाह संस्कार पूरा हो गया तो दुखी माधव ने मधुमालती की हड्डियां समेटी और एक जंगल की ओर निकल गया। वहां उसने एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी में मधुमालती की हड्डियां सुरक्षित रखी और तपस्या में लीन हो गया। दूसरा नवयुवक वामन, उसने राख समेटी, वह भी एक जंगल में निकल गया और राख को उसने एक कुटी बनाकर कुटी का जो छप्पर था उसमें लटका दिया। वो भी जप तप में लग गया, उसी में एक तरह से मग्न हो गया। मधुसूदन की कुछ समझ में न आया, वो इधर उधर भटकना शुरू कर दिया, कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, कभी इस नगर, कभी उस नगर। भटकते भटकते वह एक राज्य के थोड़ा सा बाहर एक घर में पहुंचा जाके। वह एक तांत्रिक का घर था। शाम हो गई थी। मधुसूदन ने कहा, अगर कोई आपको आपत्ति न हो तो मैं यह रात आपके घर गुजार लूं। तांत्रिक ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। शाम को मधुसूदन ने खाना खाया। तांत्रिक की एक पुत्री थी और पत्नी थी। तांत्रिक की पुत्री से थोड़ा सा गलती हुई और तांत्रिक क्रोध में आ गया। पुत्री भी क्रोध में आ गई, उसने कुछ जवाब दे दिया। तांत्रिक को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और पूरे वेग के साथ अपनी पुत्री के सिर पर पटक दी। तांत्रिक की पुत्री की तुरंत मृत्यु हो गई। मधुसूदन ने यह सब देखा और बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि रात बहुत थी, मेरी मजबूरी थी, मैं आपके यहां रुका। लेकिन उसमें यही समझ कि मैं आपके यहां रुका कि आप एक ढंग के आदमी होगे और आपने इस तरीके का कृत्य किया, आपने हत्या की अपनी ही पुत्री। तांत्रिक ने कहा, घबराओ नहीं, मैं इसे जीवित कर दूंगा। मधुसूदन ने कहा, क्या बात करते हो? तांत्रिक ने कहा, देखते जाओ। तांत्रिक एक कमरे में गया और एक पोथी निकाल के लाया। पोथी कहा जाता है जो पुराने जो ग्रंथ होते थे और मोटे रहते थे। तो पोथी एक निकाली, उस पोथी को खोला और एक मंत्र पढ़ा और उसके बाद मंत्र पढ़ने के पहले एक उसने स्वच्छ जल रखा था जिससे ढंग से पूजा पाठ हो सके। पूजा पूरी करने के बाद उसने उसी जल का छिड़काव किया अपनी पुत्री के ऊपर और पुत्री जीवित हो गई। मधुसूदन दंग रह गया। उसने पूछा, यह कैसा चमत्कार? तांत्रिक ने कहा, यह मेरा चमत्कार नहीं है, इस संजीवनी पोथी में लिखे गए मंत्रों का चमत्कार। उसके बाद मधुसूदन भी सो गया, तांत्रिक भी सो गया, उसकी पुत्री, उसकी पत्नी भी सो गई। अब मधुसूदन के मन में एक कुत्सित विचार आया और उसने वह संजीवनी पोथी चोरी कर ली तांत्रिक के यहां से। उसके बाद वह माधव के पास पहुंचा और उसने कहा कि मेरे पास एक पोथी है जिसमें लिखे मंत्र से मैं
मधुमालती को जीवित कर सकता हूं। माधव ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? मधुसूदन ने कहा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वह जीवित तभी होगी जब हड्डियां आपस में जोड़ दी जाएं और राख उसके ऊपर छिड़क दी जाए। माधव और मधुसूदन वामन के पास पहुंचे, उसको भी यह बात बताई गई। तीनों ने मिलकर हड्डियां जोड़ी, उसके ऊपर वामन के ऊपर से लेकर राख तीनों ने छिड़क दी। उसके बाद मधुसूदन ने संजीवनी पोथी खोली और जिस तरीके से तांत्रिक ने किया था और उसने देखा था, ठीक उसी तरीके से सब कुछ किया। और उसके बाद अभिमंत्रित जल उस मधुमालती की हड्डियों और राख पर छिड़क दिया। मधुमालती जीवित हो गई और अब वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका शारीरिक सौष्ठव और बेहतर हो गया था पहले से, रंग भी निखर गया था और चेहरे में एक नई चमक, एक नई आभा आ गई थी। अब जब मधुमालती जीवित हो गई, तब उन तीनों के मन में यह आया कि अब इससे शादी की जाए। माधव ने कहा कि भाई, मैंने हड्डियां सुरक्षित रखी थी, यदि वे हड्डियां ना होती तो मधुमालती कैसे जीवित होती। वामन ने कहा, अगर मैंने राख न सुरक्षित रखी होती तब मधुमालती कैसे जीवित होती। मधुसूदन ने कहा कि अगर मैंने संजीवनी पोथी देखकर ढंग से वह तांत्रिक क्रिया न की होती और जल को अभिमंत्रित कर इसके ऊपर न छिड़का होता तो मधुमालती कैसे जीवित होती। अब यह कहानी पर जो प्रश्न बना कि मधुमालती किसकी पत्नी होगी, माधव की, वामन की, मधुसूदन की। बेताल ने राजा विक्रम से कहा कि मैं आपके सामने यह प्रश्न रख रहा हूं, आप न्याय कीजिए। विक्रम ने सोचा तुरंत, और जैसा विक्रम एक बुद्धिमान राजा था, अति बुद्धिमान राजा था, न्यायप्रिय था, उसे तुरंत सारी स्थिति समझ में आ गई। उसने कहा, मधुमालिनी का पति होने का अधिकार वामन को है, ना मधुसूदन को है और ना माधव को है। बेताल ने कहा, क्यों विक्रम? विक्रम ने बताया कि मधुसूदन ने उसे जीवित किया था, उसे अस्तित्व दिया था, एक मृत देह को अस्तित्व दिया था। इसलिए मधुसूदन उसका पिता हुआ। माधव ने उसकी हड्डियां सुरक्षित रखी थी। यह पुत्र का काम होता है, इसलिए माधव उसके पुत्र जैसा हुआ, मधुसूदन पिता जैसा हुआ, माधव पुत्र जैसा हुआ। वामन ने वह काम किया जो एक पति को करना चाहिए, उसकी राख सुरक्षित रखी। इसलिए मधुमालती का पति होने का अधिकार वामन को है। बेताल ने कहा, राजन, आप निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान हैं और इसीलिए आपकी ख्याति, लेकिन आपके मन में मेरे प्रश्न का उत्तर आया और आपने उसे दिया, उत्तर मुझे बताया, इसलिए शर्त के हिसाब से मैं वापस जा रहा हूं उसी पीपल पर लटकने के लिए। कहानी यहीं खत्म होती है। आप भी सोचिए कि आप राजा विक्रमादित्य के उत्तर से संतुष्ट हैं, यदि नहीं तो आपका उत्तर क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे
शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।